हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025, जिसमें हम आज हमारे सेकंड सब्जेक्ट दैट इज द संस्कृत की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने संहिता अध्ययन के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक्स थे, जिसको अगर आपने कर लिए तो आप इजिली एग्जाम में पास हो सकते हैं एंड अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में, जिसमें पहले हम बात करेंगे संस्कृत पार्ट 1 की, जिसमें जो भी पॉइंट्स है जो कि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दिया है एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन सबको एनालाइज करके मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा गया है वो सब बता दिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो उतना वास्ट नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जितना कम हो सके उतना पढ़ने की जरूरत है, लेकिन एकदम स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे तो ही क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने देखा पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उसमें जो संस्कृत के पेपर्स बने थे वो थोड़े हार्ड थे, थोड़े क्या बहुत अच्छे खासे लेवल पे बने थे। तो इसी कारण से हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संस्कृत और आयुर्वेद इतिहास है उसमें 2 पेपर्स हमें होने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम। एक पेपर 1 जो 100 मार्क्स का रहेगा, वहीं पे पेपर 2 जो दूसरा 100 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स का हमारा थियरी का क्या होगा, एग्जाम देखने को रहेगा। अब इसमें से मिनिमम हमें कितना चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए ताकि हम क्या कर सके, पास कर सके। और अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो हमारा होने वाला है वो टोटली क्या होने वाला है, संस्कृत रहेगा उसमें। वहीं पे पेपर 2 में संस्कृत 80 मार्क्स के लिए रहेगा और आयुर्वेद इतिहास 20 मार्क्स के लिए रहेगा। अब यहाँ पे जो आयुर्वेद इतिहास है वो सिर्फ एमसीक्यू रहेगा 20 मार्क्स के लिए, तो 20 मार्क्स का जो टोटल एमसीक्यू है वो आयुर्वेद इतिहास बेस्ड रहेगा। उसके अलावा जो एसक्यू है, एलक्यू है, वो आपके संस्कृत के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन आता है दैट इज द प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 75 मार्क्स हमारा वाइवा पे रहेगा, इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का रहेगा और जो हमारे इलेक्टिव्स हैं वो 10 मार्क्स के रहे। तो इस तरह से टोटल 300 मार्क्स का हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 150 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, इसको पास कर सकेंगे। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें संस्कृत पार्ट 1 या पेपर 1 में पढ़नी है, जिससे आप इजीली क्या कर सके, पेपर 1 को क्लियर कर सके। क्योंकि पेपर 1 का पिछला जो एग्जाम हुआ था बहुत ज्यादा टफ गया था सभी बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें आप ज्यादा आने के चांसेस है, साथ ही साथ आप इजिली कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होने वाली है कि सबसे पहले टू डू द इजी एंड द स्कोरिंग टॉपिक्स। ठीक है, जो इजी टॉपिक्स है और स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो संस्कृत पार्ट 1 या पेपर 1 में टॉपिक आता है दैट इज द संस्कृत वर्णा नाम परिचय। ठीक है, ये जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा 5 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो ये सबसे इजी टॉपिक्स होने वाला है एंड मस्ट टू डू टॉपिक है, क्योंकि ये सब चीजें आप छोड़ नहीं सकते। अगर इसको आप छोड़ रहे हैं तो आप तो पास करना भूल जाइए। तो ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्या है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि ये जो 5 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं ये आप इजीली पढ़ सकते हैं एंड बेसिकली ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इजी होगा। तो जो माहेश्वर सूत्र है ये इसमें आपको पढ़ना है, उच्चारण स्थान, जिसमें बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न भी आपको पढ़ने रहेंगे। तो ये 3 टॉपिक अगर कर रहे हो तो आपका 5 मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा दैट इज द संज्ञा प्रकरण। अब जो संज्ञा प्रकरण है ये भी कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। ये भी मस्ट टू डू टॉपिक है और इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, संज्ञा किसे कहते हैं, संयोग, संहिता आदि के जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है वो सब देखने हैं। इसमें से भी मैंने स्टार मार्क कर दिया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है उसके। तो जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो आपको जरूर करके जाना है। इसके अलावा और सबका कम से कम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कितने 5 मार्क्स यहाँ से और 5 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर होने वाला है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप होने के कारण अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से उनको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद थर्ड टॉपिक्स हमारा आता है दैट इज द उपसर्ग। उपसर्ग में यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में 22 उपसर्ग दिए हैं, ये 22 के 22 उपसर्ग आपको करने जरूरी है। ये भी हमारा 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। ये भी मस्ट टू डू टॉपिक्स होने वाला है और इजी भी है बेसिकली। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा, उपसर्ग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा याद रखना है। जो उपसर्ग बताए गए हैं 22 सारे उपसर्ग को याद रखना है, उनके मतलब याद रखना है। ठीक है, उनकी संख्या, उनके अर्थ और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें याद करनी है। जैसे कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि उपसर्ग स्व वाक्येषु योजयेत, मतलब ये उपसर्ग दे दिया है, अब इसको यूज करके अपना खुद का वाक्य बनाना है। देखा कितना सिंपल है, आपको बस क्या रखना है, इनका
मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको बस मीनिंग पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इनके वाक्य बना सकते। और जरूरी नहीं है कि आपके वाक्य एकदम सही रहे, अगर आप उसका प्रयोग अच्छे से कर रहे हो तो आपको मार्क्स वहां पे मिल जाता है। देन आता है हमारा फोर्थ टॉपिक इसमें से, जो कि अव्यय होने वाला है। अब अव्यय भी मैं वैसे बोलने को तो हार्ड तो हो सकता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। ये भी एक तरह से बोलेंगे तो इजी टॉपिक है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें संधि और समास की, क्योंकि संधि और समास में क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। उसके जगह पे ये जो अव्यय है उसमें उतना कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे भी हमारे 5 मार्क्स इजिली सिक्योर हो जाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, परिभाषा करना है और उसके अर्थ जानने हैं, सभी भी अव्यय जो बताए गए हैं। और उसके बाद बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया हम अधो दत्ते अवय पदे रिक्त स्थानम पूरे तरही इति विना अलम स। अब इनके आपको मतलब पता रहेंगे, इसके आपको मीनिंग पता रहेंगे, तो आप जब वर्ड पढ़ोगे, ठीक है, ये जो वर्ड दिए हैं अगर इनको पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे कौन से अव्यय लगेंगे। तो मतलब यहाँ पे जितने भी अव्यय हमारे सिलेबस में, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें जो अव्यय दिए हैं सभी को आपको देख लेना है एक बार, उनके मीनिंग देख लेने हैं, और उसके बाद अगर आपको मीनिंग आता है तो आप इजिली ये परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका 5 मार्क बस एक वर्ड लिखने की वजह से इजिली सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि 5 मार्क्स हमारे संस्कृत वर्ण में आ जाएंगे, उसके बाद 5 संज्ञा प्रकरण से, 5 उपसर्ग से और 5 अव्यय से। तो 20 मार्क्स तो आपके यहीं पे सिक्योर हो जा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा कारक प्रकरण। ठीक है, अब जो कारक प्रकरण है इसको मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम टाइप है और मस्ट टू डू टॉपिक है। इसको भी आप इजिली कर सकते हो अगर आप समाज से बचना चाहते हो कि समाज नहीं करना है, बहुत ज्यादा टफ जा रहा है, संधि बहुत ज्यादा टफ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इन टॉपिक्स को करके आप वो सारी चीजें करने से बच सकते हो। उसका बस आपको फिर कॉन्सेप्ट बस जानना रहेगा। तो इसमें कारक प्रकरण में आपको करना क्या है, सबसे पहले कारक क्या होता है वो जानना है और कारक का अर्थ पता होना चाहिए। फिर कारक के प्रकार, जो 6 प्रकार बताए गए हैं कारक को, उनके बारे में आपको जानना है, जिसमें आपके कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक आते हैं। ठीक है, अब कारक हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती है। तो ये एमसीक्यूज भी देखने को मिलता है कि कौन सा जो विभक्ति है वो कारक नहीं होता, तो जो षष्ठी विभक्ति होती है हमारे संबंध, वो क्या होता है, कारक नहीं होता। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये भी मैं बोलूंगा कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा सिंपल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अधोदत्ते रेखांकितानाम पदानाम कारक संबंध निश्चित कृत्वा पदानाम अर्थ लिख दो। ठीक है, तो जैसे कि ये दे दिया है, अब पूछेगा, उसको पहले से उसने हाईलाइट कर दिया, अब ये बस पूछेगा कि ये कौन सा कारक है, इस तरह से आपको पूछता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, एक बार आप सारे कारक पढ़ लिए, उनमें कौन सा प्रत्यय लगता है, अगर बस इतना ही आपको आइडिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएंगे, जो मार्क्स है कारक प्रकरण के वो सिक्योर हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कि जो कारक है ये कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 15 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो 20 मार्क्स हमारा ऊपर, और मान के चलो 15 में से हमको 10 मार्क्स भी मिल जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। उसके बाद आता है दैट इज द संधि। अब संधि जो है बेसिकली मैं बोलूंगा कि नहीं कि ये इजी होने वाला है, ऑफ कोर्स इजी नहीं है ये, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको भी परफॉर्म कर सकते। मालूम है कि कितना भी आप अच्छे से करके जाओ, सारे संधि आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि स्वर संधि और विसर्ग संधि तो आपको इजीली आना चाहिए, क्योंकि स्वर संधि जो है बहुत सिंपल हो जाता है और विसर्ग संधि उतना बड़ा भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में स्वर संधि और जो विसर्ग संधि है ये आप कर लोगे तो आपके मैक्सिमम कम से कम अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 8 क्वेश्चन तो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद व्यंजन संधि अगर आपसे हो पाए तो उसका आप आइडिया ले सकते हो, जिसमें से भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दी है कि कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाहे, संधि नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या करना है आपको, संधि में किस तरह से संधि चलती है, जैसे कि अयादी संधि है तो उसके कुछ एग्जाम्पल अगर करके रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो डायरेक्ट जो बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं वही उठा के देता है। तो अगर आप एक बार एग्जांपल्स भी देखे रहोगे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम क्या कर सके कि जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको कम से कम पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से ये संधि छूटती है या फिर संधि विग्रह होता है या फिर संधि करते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो बेसिकली ये आपको बोल देगा अधोदत्त पदानाम संधि छित्वा या योजवित्वा लिखा, मतलब कि अगर संधि पहले से है तो उसका संधि विग्रह करो, और अगर संधि विग्रह है तो उसका संधि करो। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये संधि है तो उसका संधि विग्रह करने के लिए बोल देगा, और अगर संधि विग्रह पहले से है तो उसका संधि करने के लिए बोल देगा। तो ज्यादा ये टफ होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देवेंद्र ही देख लो, तो देवेंद्र को हम लोग क्या लिखेंगे, देवः प्लस इंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सिंपल रहेगा। ठीक है, कुछाव अधमान है तो इसको क्या लिखेंगे, कुछी और अधमान। तो इस तरह से क्या है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर आप नहीं भी करके चाहो ना तो भी मेरे अकॉर्डिंग के परफॉर्म कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। जैसे कि ये चरकस्तु है, तो यहाँ पे कौन सा विसर्ग संधि लग रहा है, तो चरकह। अब विसर्ग संधि है तो यहाँ पे तू आ जाएगा, तो चरकह तू ये क्या होगा, इसका संधि विग्रह होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चरकह प्लस तू, कुछी प्लस अधमान, देवह प्लस इंद्र। तो इस तरह से ये क्या होगा, इनके संधि विच्छेद हो गए। तो एकदम सिंपल होने वाला है। तो आप अगर एक बार करके जा रहे हो, एक बार एग्जाम्पल भी अगर 2-3 बार परफॉर्म कर ले रहे हो, तो आप इजिली क्या कर पाओगे, संधि कर लोगे। तो मान के चलो यहाँ पे अगर 15 मार्क्स का भी आ रहा है, उसमें से आप 5 से 8 मार्क्स भी सिक्योर कर ले रहे हो, तो आपके ऊपर ही हो गए थे कितने, 30 मार्क्स। यहाँ से आपको मिल जाएंगे मान के चलो 5 मार्क्स भी, तो कितने हो गए आपका, 35 मार्क्स तो यहीं पे हो गया। उसके बाद आता है समास। ठीक है, अब समास जो है ऑफ कोर्स इजी नहीं है। सबको सबसे हार्ड क्या लगता है पूरे एग्जाम में, समास लगता है। वैसे तो वो है नहीं, लेकिन लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि बच्चों को बहुत बार एकदम पहले बार डायरेक्ट एक्सपोजर मिला रहता है किससे, संस्कृत से। जैसे कि मेरे केस में भी था कि पहले बार ही संस्कृत मुझे मिला था, अभी तक कभी भी संस्कृत देखा नहीं था, लेकिन अचानक से बीएमएस में संस्कृत आया था, तो मेरे लिए भी टफ था। लेकिन आप अगर 2-3 बार ट्राई करो तो ऑफ कोर्स ये इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न होते हैं वो सब में सेम होते हैं। जैसे कि अव्ययभाव, उसके जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सब में सेम ही पैटर्न रहेंगे। ठीक है, उसी तरह तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, या फिर द्वंद्व समास के जो भी एग्जाम्पल आप देखोगे, सब में जो पैटर्न है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। अब पैटर्न क्या रहता है, अगर अलग अलग रहता तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट मैं मान सकता था, लेकिन पैटर्न आप एक बार देख लेंगे, पैटर्न आपको एक बार आइडिया हो गया कि किस तरह से ये वर्क करता है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, इसके भी एग्जाम्पल करें और पैटर्न समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी आप अगर कोशिश करोगे तो 15 में से आपको 5 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। एंड अगर 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो आपको आराम से 10 से 12 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। देखेंगे आगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि समास की परिभाषा करना है, दैट इज द तत्र समसनम समासा, उस तरह से। फिर समस्त पद और समस्त विग्रह, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि जैसे संधि में क्या था, संधि जोड़ के लिखना था या फिर संधि विच्छेद करना था, वैसे ही अगर समास है, अलग अलग पद है, तो उनको समस्त करना है, जोड़ना है, और अगर समास पहले से है तो उनका विग्रह करना है। और उनके जो 5 भेद बताए गए हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और केवल समास, इनके अगर आप एग्जाम्पल कर ले रहे हो, 10-10 एग्जाम्पल आप कर ले रहे हो, तो आप इजिली क्या कर पाओगे, इन सबको परफॉर्म कर पाओगे। तो इन पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो बेसिकली अधोदत्ता नाम पदा नाम विग्रह वाक्यम समस्त पदा हुआ लिखा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले से समास करके रखा है, अब इसका विग्रह कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो विग्रह रहेंगे, समास रहेंगे, उनका विग्रह आप कर सकते हो। तो बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऐसे ही कि या तो समस्त पद करो या तो विग्रह करो। लेकिन 10 मार्क्स का रहेगा तो यहाँ पे क्या बोला है, समास का नाम भी साथ में लिखने के लिए रहता है। ठीक है, मतलब कि विग्रह करना है या समास करने के बाद समास कौन से प्रकार का है उसका नाम भी लिखो। तो ये जब तीनों पूछेगा तो वो क्वेश्चन किसके 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, और अगर सिर्फ समास या फिर विग्रह करने के लिए बोल रहा है तो वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसमें आपको मान के चलो 5 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो आपके 40 मार्क्स तो यहाँ पे सिक्योर हो जा रहे हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें, दैट इज द शब्द रूप। जो शब्द रूप है वो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है दिए गए हैं पढ़ने के लिए, और उतने की जरूरत है नहीं। इन लोग ने इतने टॉपिक्स इसके अंदर दे दिए, इतने रूप दे दिए हैं कि इतने में तो कोई भी पंडित बन जाए। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वही करना है। मैंने बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या फिर जो ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस है वो मैंने देखा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये सारे के आने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। जैसे कि पुलिंग हो गया शब्द रूप में, अगर पुलिंग आ रहा है तो पुलिंग में अकारांत में आपको वैद्य हो गया, वात हो गया, रुग्ण, राम, इस तरह से आएंगे। वहीं पे इकारांत में अग्नि, मुनि। तो मैंने जो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग में अकारांत में आपको बला, कला और माला ही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे इकारांत में मति, प्रकृति ही पूछा जाता है।
एंड देन उकारांत में आपको नदी, धमनी इस तरह से स्त्रीलिंग में पूछते हैं। वैसे ही नपुंसक लिंग में अकारांत में वन, पित्त आदि पूछते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटीज हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं कि सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड देखने को मिलता है। ज्यादातर इसमें से राम या फिर रुग्ण आते हैं, वहीं पे गुरु के आने के चांसेस उकारांत से ज्यादा रहते हैं। तो जितना यहाँ पे मैंने दिया है टेबल में, उतना ही अगर आप कर ले रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप आराम से 10 में से 8 मार्क्स तो इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड देन आता है हमारा कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्ट पूछता है कि शब्द रूपाणी लिखत, ठीक है, मतलब कि शब्द रूप लिखने के लिए बोलेगा। जैसे कि युष्माकम बोला है तो इसमें पूछेगा कि कौन सा शब्द रूप है और उसके बाद कौन सा वचन है, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी तृतीय वचन, इस तरह से आपको लिखने को रहेगा। और वहीं पे दूसरा आएगा कि शब्द रूप लिखकर उसका वाक्य में योजना करना है, मतलब कि शब्द रूप लिखना है। ऋतु का बोल दिया है, जैसे कि उकारांत पुल्लिंग है, उसका सप्तमी एक वचन लिखना है। तो सप्तमी एक वचन कौन सा रूप होता है वो लिखना है और उसको क्या करना है, शब्द बनाना है। तो इस तरह से जब शब्द बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए आएगा तो वो आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा, और अगर सिर्फ शब्द रूपाणी लिखने के लिए आया तो वो आपको 5 मार्क्स के लिए आने वाला। एंड देन आता है धातु रूपाणी। अब ये जो धातु रूपाणी है, मेरे हिसाब से तो ये शब्द रूपाणी से भी ज्यादा टफ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जो शब्द रूपाणी है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये कितना 10 मार्क्स का है, तो इसमें आप 5 से 8 मार्क्स वहां पे पकड़ लीजिए। वैसे ही यहाँ पे धातु रूपाणी में भी आपको 5 मार्क्स इजिली मिल जाते हैं अगर आप लकार जो है वो करके जा रहे हैं, ठीक है। लकार जो है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि धातु जो होता है, धातु रूप 2 प्रकार का है, एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी। तो इसमें से बेसिकली जो परस्मैपदी है वो उस पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बेसिकली किसके बारे में पूछता है, लकार के बारे में पूछता है, ठीक है। तो जिसमें 5 लकार दिए गए, लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लोट लकार। इन जो 5 लकार दिए गए हैं, इनमें किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन सा भविष्य काल है, कौन सा भूतकाल है, वो सारी चीजें याद कर लेना है। और नेक्स्ट चीज इसमें आता है दैट इज द गण। तो गण तो बहुत सारे हैं, तो एक दो गण देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने भी एग्जाम में नहीं किया था, जो क्वेश्चन आए थे मैंने उसको छोड़ दिए थे, फिर भी मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था। तो अगर आपके पास टाइम कम है और ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम इस टॉपिक से लकार करके जा रहे हो, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। तो आपके ऑलरेडी 50 मार्क्स ऊपर से देखोगे तो हो चुके हैं। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी धातु वर्ण रूप लिखने के लिए बोलेगा कि लिखिश्याम है तो वो कौन सा होगा, जैसे कि लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाओ लिखामा। फिर लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यामः। तो इस तरह से क्या हो गया, आपके धातु रूप है। प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, इस तरह से आपको धातु रूप लिखने को रहेंगे। और प्रत्यय है। अब प्रत्यय भी मैं बोलूंगा कि ये जो टॉपिक है ये इजी है एंड मस्ट टू डू है। अगर ये कर ले रहे हो तो आपका फिक्स 60 के ऊपर आपका मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि 50 हमारा ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। एंड देन इसमें से भी आपको अगर 10 मार्क्स है, 10 में से 8 मार्क्स भी मिल जा रहे हैं, तो 58-60 तो आपका इजिली चला जाएगा। इसमें क्या क्या करना है, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के भेद याद कर लेने हैं। जैसे कि कथ प्रत्यय किस में लगता है, तवत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय कब लगता है, और इसके लगने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और किसमें लगता है, जैसे शत्रुशानच हो गया, ये हमारा भविष्य काल में लगता है। तो इस तरह से वो सारी चीजें आपको देखने देंगे। तो अगर ये टॉपिक कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब टॉपिक आप कर ले रहे हो क्योंकि ईजी होने वाला है और मस्ट टू डू टॉपिक मेरे हिसाब से है। और लास्ट टॉपिक आता है दैट इज द विशेषण विशेष्य भाव। ये भी मैं बोलूंगा कि एकदम इजी एंड मस्ट टू डू टॉपिक होने वाला है। विशेषण विशेष्य भाव में आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं होती। हम लोग ने भी लास्ट मौके पे देखा था, और एक दो बार आप अगर देख ले रहे हो बुक में, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसमें। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे 58 मार्क्स हो गया। अब विशेषण विशेष्य भाव में आप अगर 5 में से 3 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी क्या है 60 के अब वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको समास और संधि अगर नहीं क्लियर हो रहे तो उनको बस एग्जांपल्स देख के जाए, उनका पैटर्न याद करके जाइए। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो मैं बोलूंगा कि मस्ट टू डू होने वाले हैं, क्योंकि अगर वो सब टॉपिक भी आप छोड़ रहे हैं तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर कैसा भी बन सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि पेपर ईजी बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह का पेपर बना था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो पेपर का कोई भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए इट इज गुड कि हम लोग पहले से ही क्या रहे, प्रिपेयर करें। तो ये सारे जो टॉपिक्स है
आपको करके जाना है। मैं इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप इजीली 60 to 65 के रेंज में जो अभी तुरंत पढ़ेगा वो स्कोर कर सकता है, और जो हमेशा से पढ़ते आ रहा है इजीली 80 के अबो स्कोर करेगा ही। लिखना तो आपको सारी चीजें है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जामिनर ध्यान नहीं दिया तो भी मार्क्स दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि गलत है लेकिन सही भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अटेम्प्ट करना हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो ये सारी चीजें थी संस्कृत पेपर 1 में। इसी तरह संस्कृत पेपर 2 के भी जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। होप आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।